हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में और आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, जिसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज पिछले एक हफ्ते की और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट थे उसको भी समझेंगे ताकि वो टॉपिक हमेशा हमें याद रहे। सबसे पहले बारी आती है एक क्वेश्चन की जो यूपीएससी पूछती हुई आई है। इनमें से कौन से आइलैंड 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित है? डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव्स, लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। अब याद रखिए, इंडिया की ज्योग्राफी में जब आप भी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां कुछ ऐसे चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये तीनों 8, 9, 10 किन किन के बीच में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको ये पता है। अगर आपको नहीं पता है तो अगले हफ्ते इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं वाटर बॉडीज के बीच में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ही आंसर नहीं, बाकी इन तीनों का आंसर बताओ जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, पहले एक गंभीर मुद्दे के साथ, जो है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंट पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ, उसके बाद लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। दोनों ही देशों की तरफ से ड्रोन्स और कई ऐसे हमले देखे गए। तो यहाँ कुछ चीजें लगातार न्यूज में बनी रही, तो उसको लेकर जो थोड़ी जगहों को लेकर क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आपको ये पता हो किन जगहों के बीच में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बात हो रही है सियालकोट के बारे में कि कहाँ पर है। तो सियालकोट में एविएशन बेस है पाकिस्तान का, जिसको इंडिया ने टारगेट किया। देन नूर खान, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस पाकिस्तान का, जिसको इंडिया ने टारगेट किया और कहा यह जा रहा है कि दोनों को लगभग तबाह भी किया। देन मुरीद रडार इंस्टॉलेशन, मुरीद इस जगह का नाम है, मुरीद के में एक टेररिस्ट कैंप को भी इन्होंने तबाह किया था। फिर रहीम यार खान वेपन स्टोरेज है, कहा जा रहा है ये भी टारगेट पे था। फिर सुक्कर का डुअल यूज रडार, ये भी निशाने पे था। और चुनिया, पसरूर और रफीकी, ये कुछ एयरफोर्स बेसिस, कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम इनके जहां पर हैं। इन जगहों के बारे में लगातार न्यूज बनी हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए नूर खान, तो आपको याद रहेगा काफी समय से न्यूज में है। ये वो लोकेशन जिसको इंडियन ड्रोन्स ने मिसाइल से टारगेट भी किया, तबाह भी किया। देन मुरीद के रहीम यार खान, पसरूर, रफीकी, सुक्कर, चुनिया और सियालकोट, इन जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, खासतौर पे ये तो पाकिस्तान के अंदर है, जो ये दिखाता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी इतनी है कि इंडिया पाकिस्तान में एंटर करके, डीप पाकिस्तान में एंटर करके चाहे तो उनको तबाह कर सकता है, जो इंडिया नहीं करता है, क्योंकि इंडिया कभी भी सिविलियंस पे हमले नहीं करता। बदले में पाकिस्तान का हमने देखा कैसे उन्होंने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए, और ड्रोन अटैक्स के बदले में भारत फिर जवाबी कार्रवाई ना कर सके उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने एयरक्राफ्ट चालू कर दिए थे सिविलियन वाले, यानी लाहौर और कराची के बीच की फ्लाइट चालू कर दी थी, ताकि इंडिया अगर काउंटर अटैक करेगा तो जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उस पे हमला हो सकता है, तो सिविलियंस की जान जा सकती है। उन्होंने पता है भारत कभी ऐसा नहीं करेगा, तो वो कवर बना के चल रहे थे। तो ये जो लोकेशंस है, दीज आर इनसाइड पाकिस्तान। इसके अलावा जो लगातार कई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पर टारगेट्स हुए, क्या क्या जगह थी, जरा उसको देखते हैं। पाकिस्तान ने जितने में आपको ग्रीन में जगह दिख रही है, इन सब पर अटैक करने की कोशिश की अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू, जिसको इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। चाहे वो श्रीनगर हो, अवंतीपुरा हो, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, उधमपुर, नल बीकानेर, फलोरी, उत्तरलाल और भुज, ये सारी लोकेशंस इंडिया में हैं। और इन पर इन्होंने कोशिश की कि अटैक किए जाए, या इंडिया के जो नेवल इक्विपमेंट है, या जो एयर इक्विपमेंट है, या जो इंडिया के वार्निंग सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर हमले किए जाए। अफवाह तो यहां तक इन्होंने उड़ाई कि हमने S-400 को भी तबाह कर दिया। S-400 ट्रायम्फ, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है भारत में, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे भारत चाहे तो इवन न्यूक्लियर वॉरहेड जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ कभी हमला हो तो उसको भी तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन अभी जो डिफेंस सिस्टम थे उनमें आकाश का बड़ा रोल रहा, जो इंडिया का खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। ML-70 का रोल बहुत बड़ा रहा। तो ये भी काफी न्यूज में रहे, और ये जगह आपको याद रहनी चाहिए कि भाई ये तो इंडिया वाली है। LOC के आसपास पुंछ, उरी, कुपवारा, बारामूला, रजौरी और मेंढर, जहां पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई, जहां आर्टिलरी फायरिंग बॉर्डर के इस पार से पाकिस्तान कर रहा था, जिससे यहाँ भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और बाकी फिर आपके अटोक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरनवाला, लाहौर, वाल्टन, बहावलपुर, मेने, शोर और कराची जैसे इलाकों पर भारत ने सक्सेसफुली टारगेट किया। तो ये लोकेशंस को कभी कंफ्यूज मत करिए,
नॉर्मली कोई नहीं करेगा, पर ये ब्लंडर ना हो आपसे, इसलिए एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिए। अब थोड़ा इंडिया के नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, जहां पर इंडिया का आईएनएस शारदा पहुंचा एक आइलैंड में जिसका नाम था मालदीव्स। तो मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो बार बार थोड़ी बहुत शिकायतें इंडिया के खिलाफ करता रहता है। मालदीव की लोकेशन अगर हम देखें तो अरेबियन सी में आपको दिखेगा, यहाँ इस तरफ ही आपको दिखने को मिलेगा। और मालदीव के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स अगर आप देखें तो जहां पर आईएनएस शारदा या बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जो जिन जगहों पर ये चीजें जाती हैं, वो उनमें जैसे इल्वान दीपो अटोल और अनकरी रानी माले में मेन ये इलाका है, और हदुमंथा अटोल, इन जगहों पर लगातार इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। और मालदीव कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन आपको पता ही होगी, नीचे की तरफ है। अंडमान निकोबार से आप आगे आते हैं तो आपको लक्षद्वीप से आगे आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स। यानी देखिए, इंडियन ओशन में जब आप जाते हैं तो ये हिस्सा इधर आपको अंडमान निकोबार दिखता है, इस साइड यहाँ लक्षद्वीप है, से ठीक नीचे आपको मालदीव्स देखने को मिलता है। ये इसकी लोकेशन है। ये कई सारे अटॉल से मिलकर बना हुआ एक आइलैंड है। और 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से अलग करता है। यानी 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो इंडिया में है, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल में क्या पूछा, 10 डिग्री चैनल, बताइए 10 डिग्री किन के बीच में है। 8 का जवाब तो आपको मिल गया। इसके अलावा मालदीव जो है, कहा जाता है एशिया का एरिया वाइज सबसे छोटा आइलैंड है, सबसे छोटा देश है ओवरऑल देखा जाए तो। और शंघाई को एससीओ का डायलॉग पार्टनर है कॉमनवेल्थ में, और इंडिया के साथ कई जगह कोलेबरेट भी करता है। तो इसको तो हम पहले आईआर में भी देख चुके हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनाक क्राकताउ वॉल्केनो के बारे में। अब ये अनाक क्राकताउ वाइल्ड वोल्केनो, ये एक ज्वालामुखी जिसका विस्फोट 2018 में हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट था ये। अब कहा यह जा रहा है कि ये असल में कई सालों से इसमें ग्राउंड मूवमेंट हो रही थी जो नोटिस नहीं की गई। और सैटेलाइट इमेजरी से ये पता लगा है कि अगर वो पहले प्रिडिक्ट कर लिया जाता, वो देख लिया जाता, ऑब्जर्व कर लिया जाता, तो हम इस वॉल्केनो के विस्फोट के बारे में जान सकते थे। तो पहला सवाल आपसे है कि अनाक क्राकताउ जो ये अर्थक्वेक है, ये कहाँ पर हुआ था, सॉरी वोल्केनो है, ये कहाँ पर था। तो मैप में काफी सिंपल है इसको पहचानना। ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है, जहां पर कई सारे ऐसे आपको वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया का ये वोल्केनो असल में जो रिंग ऑफ फायर है उस पर ही पड़ता है। जरा लोकेशन देखते हैं, ये इंडोनेशिया है, यहाँ अनाक क्राकताउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सुंदा स्ट्रेट के जस्ट साइड में। यहाँ सुंदा स्ट्रेट है, ये देखिए, ये जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट की लोकेशन, इसके ऊपर यहाँ ये वॉल्केनो है। ये आपका बोर्नियो का आइलैंड है पूरा, जिसमें 3 देश हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया, ऊपर मलेशिया, और यहाँ ऊपर छोटा सा डॉट जो आपको दिख रहा है ये है ब्रुनई। तो ये बोर्नियो का आइलैंड है। ये आपका जो आप सुमात्रा के आइलैंड और जावा के बीच में सुंदा स्ट्रेट देखते हो, ये इंडोनेशिया की पूरी कहानी होगी। यहीं पर आपका ये, अगर आपसे पूछे कोई अनाक क्राकताउ वोल्केनो कहाँ पर है, तो ये असल में इंडोनेशिया में लोकेटेड है, सुंदा स्ट्रेट के जस्ट करीब। इस इलाके में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। साउथ चाइना सी यहाँ लोकेटेड है। तो आपको ये जो आपका ये पता होगा कौन सा स्ट्रेट है यहाँ पर, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कौन सा स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ चाइना का बहुत सारा ट्रेड, एनर्जी रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी होती है। तो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। तो ये बात हो गई किसके बारे में, ये बात हो गई इस वोल्केनो के बारे में। किस देश में है ये, तो इंडोनेशिया में, सुंदा स्ट्रेट के जस्ट पास, जकार्ता के शहर के करीब ये वोल्केनो होता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। आगे बात करते हैं एक पोर्ट के बारे में जिसको इंडिया में कमीशन किया गया, जो है विजिंगम पोर्ट। अब विजिंगम पोर्ट कहाँ पर बनाया गया है, तो केरला में। विजिंगम पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होगा जो चीजों को हमेशा के लिए बदल देगा। क्यों, पहली बात तो ये पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो साउथ ऑफ इंडिया में केरला में लोकेटेड है विजिंगम का पोर्ट, यहाँ पर ये लोकेटेड है। और अभी तक अगर आप भारत की ज्योग्राफी को समझते हैं तो आपको पता होगा कि भारत के आसपास बड़े शिप्स जो हैं वो अगर इंडिया में आना चाहते हैं, जिनमें बहुत सारा मर्चेंट और मर्चेंडाइज या इस तरह के सामान होते हैं, ऐसे बड़े शिप्स अगर इंडिया में आना चाहें, तो अभी तक इंडिया में कोई डीप सी पोर्ट नहीं है। डीप सी पोर्ट मतलब ऐसा पोर्ट जो बड़े शिप्स को हैंडल कर पाए, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कोस्ट की, जहां पर आपके पास नेचुरल हार्बर नहीं है बड़े वाले। तो यहाँ क्या होता है, भारत में जो भी बड़े शिप्स आने होते थे अभी से पहले, वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे जाते थे। और कोलंबो एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह काम करता था। एक ट्रांसशिपमेंट हब यानी जहां बड़े बड़े शिप्स जाएंगे, उनसे सामान उतरेगा, फिर मर्चेंडाइज छोटे शिप्स से उसको भारत के अलग अलग पोर्ट्स में भेजेंगे, या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर। तो अगर आप देखें तो पहली बार ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, एक तो नॉर्मल डायरेक्ट शिपिंग होती है, जहां से आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, वहां से आप उस देश को पहुंचाओ। दूसरा तरीका है ट्रांसशिपमेंट का,
यानी आप कंटेनर लोड करोगे, फिर एक जगह जाएगा, वहां से सामान उतरेगा और छोटे कंटेनर उसको लेके, छोटे वेसल्स उस कंटेनर को लेके जगह तक, देश तक पहुंचाएंगे। तो भारत में क्योंकि ऐसा कोई बड़ा डीप सी पोर्ट नहीं था, उसका फायदा कोलंबो और कुछ हद तक सिंगापुर को बड़ी मात्रा में मिलता था, जो इस रीजन के दो सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब बन चुके थे, जहां बड़े बड़े, क्योंकि देखो इस एरिया में जो अगर आप मार्केट को देखो तो भारत एक बड़ा मार्केट है, तो बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो इंडिया के पोर्ट्स पे आ नहीं सकते, तो वो सारे या तो कोलंबिया जाए, सॉरी कोलंबो पोर्ट जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। अब सिंगापुर में ऑलरेडी खुद का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका को इससे बहुत फायदा मिलता था। तो अब भारत ने विजिंगम पोर्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और विजिंगम पोर्ट कमीशन होने के बाद खास बात यह कि भारत में खुद का एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब होगा, जो हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा कि हम यहीं पर एक ट्रांसशिपमेंट हब अपना खुद का क्रिएट करें। तो होता ही है कि बाकी जगह आपका ट्रांसशिपमेंट हब है, कोलंबो पोर्ट पे अगर बड़े बड़े शिप्स जाते हैं तो भाई ऐसे नहीं काम चलता, हमें देना पड़ता है हमारे शिप्स को या कंपनीज को, उनको थोड़ा पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, वो सारी फीस की कमाई भी उनकी और हमारी निर्भरता भी उनके ऊपर, कभी टाइम पड़े तो हमें आंख भी दिखा सकते हैं। तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए विजिंगम पोर्ट का डेवलप करना एक बड़ी बात है। ये कहानी तो इसके बारे में हो गई ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के बाद। तो अभी देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो ये रूट अगर ऐसा है तो आप देखिए, दुबई का बड़ा पोर्ट है एक, तो यहाँ से नॉर्मली जो भी शिपमेंट आती है वो कोलंबो जाती है या सिंगापुर जाती है या मलेशिया जाती है। 25% जो इंडिया का कार्गो है वो इंडियन पोर्ट की तरह होता है, बाकी सारा बाहर की तरफ से होता है। तो अब एक बार विजिंगम का पोर्ट डेवलप हो जाए तो हमारा ये दुख थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो हमने देखा था कि एक मिनिकोय यहाँ पर है, नीचे मालदीव से, इसके बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप यहाँ पर है और मिनिकोय है, इनके बीच में क्या होगा, 9 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। विजिंगम पोर्ट का है केरला में, इस रीजन में आपको विजिंगम पोर्ट देखने को मिलेगा, जो एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। तो अगर आपसे अपना मैप में पूछो कि भाई मुझे बताओ सुंदा स्ट्रेट कहाँ पर है, पहली बात मुझे बताओ बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है, जावा कहाँ पर है, सुमात्रा कहाँ पर है, मुझे बताओ वो जिस वॉल्केनो की बात हम कर रहे थे वो कहाँ पर है, इसके अलावा मालदीव्स कहाँ पर है, विजिंगम कहाँ पर है, जो नए पोर्ट्स की बात हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में थे, इनकी लोकेशंस क्या आपको याद है? तो ध्यान रखिए, इन सभी लोकेशंस को एक बार नजर जरूर मार लीजिए ताकि आप आगे कभी इसको ना भूलें। तो बेसिकली ये थी आज की डिस्कशन। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ और लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। और अगर आपको पीडीएफ या ऐसा और कंटेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर, जहां पर आप रजिस्टर करके जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनकी पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।